तो जी सर, कंटिन्यू करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को। और अब हम देखते हैं हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए IFRS 9 ने हमें कौन कौन से मॉडल्स बताए हैं। तो सर, मॉडल्स फॉर फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए कौन से मॉडल हैं। तो सर, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, इन मॉडल पे हम अच्छे तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सर, जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल एसेट्स की, और इस तरफ हम बात करेंगे सर इक्विटी की, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं। और यहाँ हम बात करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए। फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो सर फाइनेंशियल एसिड्स, इसमें आपने ये देखना है सबसे पहले कि सर आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, फाइनेंशियल एसिड्स क्या होंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट जो की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट किस में की हुई है सर आपने, या तो डेट सिक्योरिटीज में की हुई है। अगर आपने डेट सिक्योरिटीज या डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, या तो आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, या तो आपने किसी कंपनी की डेट डेट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स परचेज किए हैं। डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, लोन नोट्स, ये सब कुछ डेट सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है सर। तो आपने ये देखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस में की हुई है, या तो डेट में की हुई है या तो शेयर्स में की हुई है। सर, इस पे जाने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये डेट, शेयर्स, ये सब कुछ क्या होता है सर। देखिए, कंपनी को जब पैसे चाहिए होते हैं ना, तो कंपनी के पास फाइनेंस करने के दो तरीके होते हैं। फाइनेंसिंग, कंपनी फाइनेंस होती है, यानी कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है ना, कंपनी दो तरह से पैसा ले सकती है, या शेयर इशू करके, ठीक है, या डेट इशू करके। डेट फाइनेंसिंग कर सकती है, या वो क्या कर सकती है, इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग, शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है सर, इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग कर सकती है, डेट फाइनेंसिंग कर सकती है। इसमें क्या करेगी सर, कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी को पैसे मिलेंगे, तो वो अपने पास कैश डेबिट, जो भी ऊपर सीख के आए हो आप, कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट करेगी, और सर शेयर प्रीमियम क्रेडिट करेगी। लेकिन सर, एक हद होती है जिस हद तक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, उस हद के बाद कंपनी ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर आपने लॉ पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि आपका एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है, यानी कंपनी जब बन रही होती है तो उनकी बुक्स में लिखा जाता है कि भाई हम टोटल कंपनी की जिंदगी के अंदर 1 मिलियन के शेयर इशू करेंगे, ठीक है, ये लेट्स सपोज 10 मिलियन के करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से कंपनी को जितने पैसे चाहिए होते हैं उतने शेयर इशू करते जाते हैं, और लोग उनसे वो शेयर खरीदते जाते हैं और कंपनी को पैसे देते जाते हैं। तो जो पैसे उनको मिल जाते हैं उसको कहते हैं ऑथोराइज पेड अप शेयर कैपिटल, कि जो ऐसा शेयर कैपिटल जिसको पे कर लिया लोगों ने, मतलब कंपनी ने पे करवा लिया, कंपनी के पास पैसे आ गए। तो शेयर्स अगर आप, कंपनी इसलिए भी इशू नहीं करती, क्यों नहीं इशू करती सर, क्योंकि अगर आप शेयर इशू करेंगे तो अगले जो पर्सन हैं वो आपकी कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ठीक है। और सर, इस तरह से आपका जो ऑनरशिप स्ट्रक्चर है वो तबाह हो सकता है, ठीक है, वो आके अपनी मर्जियां करेंगे, अपनी मर्जी की पॉलिसी लगाएंगे। तो कंपनी डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाती है। कंपनी क्या करती है, बॉन्ड्स इशू करती है। जैसे आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मशहूर जमाना बॉन्ड्स वगैरह सुनी होंगी। उसमें क्या होता है कि सर, कंपनी जो होती है ना, वो कहती है कि देखो, मेरे मुझसे आके ना एक पेज ले लो, ये एक शेयर की तरह का पेज होगा, उस पेज का नाम होगा बॉन्ड। उस बॉन्ड के ऊपर लिखा होगा कि भाई आप मुझे 100 रुपया दे दो, उस 100 के बदले मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगी। कंपनी कहती है मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है। और उसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी होती है कि ये बॉन्ड की फेस वैल्यू है, यानी बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 100 रुपये वाली बॉन्ड है, आओ मुझसे ये बॉन्ड ले लो, और मुझसे हर साल ना 10% फेस वैल्यू का लेते रहना। यानी कि 100 का 10% कितना बनेगा सर, 10 रुपये मुझसे आप लेते रहना, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इसमें ये होता है कि कंपनी किसी को ऑनरशिप नहीं दे रही, ये आम जनरल पब्लिक से लोन ले रही है। तो समझ आ गया कि सर, इन्वेस्टमेंट हम शेयर में भी कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग, ठीक है, कंपनी को तो पैसा चाहिए ना, तो कंपनी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, हम लोग जाके किसी कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हैं। शेयर खरीदेंगे तो हमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और हम किसी किसी कंपनी को पैसे चाहिए तो हम उनके डिबेंचर्स, लोन नोट्स, बॉन्ड्स, इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। डिबेंचर, लोन नोट, बॉन्ड्स, TFCs,
टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, सुकुक फंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जितने भी अगर आप डिफरेंट नाम देखो, ठीक है, तो ये सब का मतलब एक ही होगा कि आपने कंपनी ने लोन नोट्स या बॉन्ड्स इश्यू किए हैं और उन कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी बाहर के लोगों को मालिक नहीं बनाना चाहती। तो सर आगे कंटिन्यू करते हैं हम कि जी हमारे पास कौन कौन से फाइनेंशियल मॉडल अवेलेबल है। तो सर अगर हमने डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए हैं, तो हमें हमारा स्टैंडर्ड 3 मॉडल्स देता है। पहला मॉडल है सर अमोर्टाइज़ कॉस्ट मॉडल, अमोर्टाइज़ कॉस्ट मॉडल। दूसरा मॉडल है सर एट एफवीटीपीएल, एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा मॉडल है सर एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, एफवीटी ओसीआई। सर ये क्या होते हैं इतने मुश्किल वर्ड्स, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे और इसके ऊपर अच्छे भले हम सवाल करेंगे, तो डरना नहीं, बहुत आसान टॉपिक है और मैं आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दूंगा, ठीक है। तो सर इक्विटी, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो शेयर खरीदे हैं तो हम उन शेयर्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर तो हमने बॉन्ड खरीदे हैं तो हम इन 3 मॉडल में से कोई एक मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। या अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मॉडल लगा लें, या एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रख लें अपने जो बॉन्ड्स हमने बॉन्ड्स खरीदे हैं, या हम उनको एफईटी ओसीआई रख लें, ठीक है। और अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ये बॉन्ड्स की बात कर रहा था, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो हम उन शेयर्स को अपनी बुक्स के अंदर किन 2 मॉडल्स पे रख सकते हैं। जैसे सर हमारे पास आईएस 16 के अंदर एक कॉस्ट मॉडल था और एक डेप्रिसिएशन का रिवैल्यूएशन का मॉडल था। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी स्टैंडर्ड ने दिए हैं, हमारे पास के बॉन्ड्स के 3 मॉडल हैं और अगर आपने शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो उसके 2 मॉडल हैं आपके पास। एक फेयर वैल्यू थ्रू एट एफवीटीपीएल, और सर एक है आपका एट एफवीटीओसीआई। तो यानी सर यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी सर, यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर हमने डिफ़ॉल्ट मॉडल कौन सा लगाना है, डिफ़ॉल्ट मॉडल ये याद रखना, ये बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल है। अगर सवाल साइलेंट है तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल होगा, यानी आपने यही मॉडल सवाल के अंदर लगाना है। और सर यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल कौन सा होगा, सर ये बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल होगा एफईटीपीएल, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल होगा। तो सर ये मॉडल क्या होंगे, इनको अच्छे तरीके से हम देखेंगे। इस तरीके से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम आ रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की साइड पे। इधर हमने क्या सीखा था कि हमने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, हमने किसी की बॉन्ड खरीदी हुई है, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, किसी कंपनी की शेयर्स परचेज किए हुए हैं, ठीक है। और इधर हम क्या देखने लगे हैं सर, हम किसी कंपनी ने इक्विटी इशू की हुई है। तो सर इक्विटी जब इशू करती है कंपनी, तो कंपनी ऐसे नहीं करती जैसे हम सीखे हैं ऊपर, इक्विटी इशू करती है तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट, तो उसके लिए तो कोई मॉडल अवेलेबल ही नहीं होता ना। तो यहाँ पे इक्विटी के लिए कोई मॉडल अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो इक्विटी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जैसे हमने ऊपर सीखा सर, कंपनी कैश डेबिट करेगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो अब फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली साइड पे हमारे पास मॉडल अवेलेबल होता है कि कंपनी को पैसे चाहिए थे, ठीक है। कंपनी ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, आप मुझसे आके बॉन्ड्स परचेज कर लें। देखो जिसने परचेज की थी, उसने इन्वेस्टमेंट की थी, वो यहाँ गया था इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, ठीक है। या कंपनी ने बोला मुझे शेयर बेचने हैं, मुझे शेयर बेचने हैं, तो जिसने शेयर परचेज किए उसने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स के अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया। अब जो बेच रहा है उसकी साइड देख रहे हैं, ये वो कौन सी साइड थी, ये थी होल्डर की साइड। किसकी, होल्डर, जो होल्ड कर रहा है। और सर ये किसकी साइड होगी, इशूअर, जो इशू कर रहे हैं। तो सवाल के अंदर होल्डर या इशूअर का लफ्ज लिखा आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इशूअर फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर ये क्या इशू हो रहा है, हमारे साथ भी इशू हो रहा है। तो सर फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर हमारे पास कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है सर। फाइनेंशियल लायबिलिटी को या तो आप रख सकते हैं सर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे, ठीक है, या एट एफईटी पीएल। तो सर ये मॉडल्स हैं, ठीक है। तो अब कब हमने किसको कहाँ पे रखना है सर, ये अब हम सीखने लगे हैं कि हमने किस किस इन्वेस्टमेंट को कब किस मॉडल के ऊपर रखना है। अगर सर हमने इन्वेस्टमेंट की है, बारी बारी देखते जाना। सर अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है इन डेट सिक्योरिटीज, यानी सर हम होल्डर हैं, हमने जाके किसी कंपनी के बॉन्ड्स को परचेज कर लिया, हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स को परचेज कर लिया, तो सर सबसे पहले हम पूछेंगे, स्टैंडर्ड हमसे पूछेगा
कि आपने जो ये बॉन्ड्स परचेज़ किए हैं, मुझे ये बताओ आपकी क्या नीयत है? हमने कहा क्या नीयत है मतलब कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? उसने कहा कि देखो आपकी नीयत क्या है? आपने ये जो बॉन्ड परचेज़ किए हैं आप होल्ड टू कलेक्ट करना चाहते हो? मतलब होल्ड टू कलेक्ट का क्या मतलब सर? आपने ये जो बॉन्ड खरीदा है, आप इस बॉन्ड को अपने पास रखोगे और आप ये चाहते हो कि आपको सूद देती रहे दूसरी कंपनी। हमने कहा जी, 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 ऐसे ही चाहते हैं। एक और बंदा आया हमारे पास, उसने भी बॉन्ड खरीदा हुआ था। उसने कहा नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ मैं ये बॉन्ड मैंने खरीद ली है ना, जब इस बॉन्ड की कीमत मार्केट में ऊपर चली जाए ना, मैं इसको बेच दूँगा, फ़ौरन बेच दूँगा। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है कि मैं इस बॉन्ड को अपने पास रिटेन रखूँ, ठीक है? जैसे ही मार्केट में अच्छा रेट मिला तो मैं इस बॉन्ड को बेच दूँगा। तो उसने हमने कहा तुम्हारा मतलब तुम्हारी इंटेंशन ये है कि तुम होल्ड कर रहे हो टू सेल। और एक तीसरा शरीफ बंदा आया, ठीक है? उस शरीफ बंदे से पूछा कि यार आपके पास भी बॉन्ड है, आप क्या करना चाहते हो? उसने कहा देखो, मैं अपने पास इसको रखूँगा और इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम कमाता रहूँगा, खाता रहूँगा, ठीक है? सूद खाता रहूँगा, ठीक है? और जहन्नम में चला जाऊँगा। हाँ, लेकिन कभी अगर बॉन्ड का जो रेट है ना, मार्केट रेट वो ऊपर चला गया, तो मैं इसको बेच भी दूँगा। हो सकता है मैं इसको बेच भी दूँ और हो सकता है कि मैं इससे ना मतलब खाता भी रहूँ। तो हमने कहा तुम्हारी जो नीयत है ना वो रली-मिली है, इसलिए तुम निहायत शरीफ बंदे हो। तो हम उसका बिज़नेस मॉडल क्या है? ये बीएस लिख दिए, ये बिज़नेस मॉडल। स्टैंडर्ड आपसे पूछेगा आपका बिज़नेस मॉडल क्या है? अब आप हो कंपनी, तो आपने कंपनी के हिसाब से सोचना है कि सर हमारा बिज़नेस मॉडल क्या है? कंपनी जब किसी और कंपनी की बॉन्ड्स को परचेज़ कर रही है, तो वो कंपनी अपने आप से पूछे, वो कंपनी अपने आप से पूछे कि हमारा बिज़नेस मॉडल क्या है? ये हमारा दिल क्या कह रहा है कि भई हमने ये जो बॉन्ड्स परचेज़ किए हैं, ये हमने होल्ड करने हैं, यानी हमने दूसरी कंपनी से सिर्फ़ सूद खाते रहना है, या जब उसकी बॉन्ड्स की प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी तो हम इसको बेच देंगे और प्रॉफ़िट कमा लेंगे, या तो हमने होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, या हमने इसलिए रखा हुआ है कि हम सूद भी खाएँगे और जब कभी अच्छी कीमत मिली या हमारा दिल किया तो हम इसको बेच भी देंगे। तो ये 3 मॉडल आपने अपने आप से पूछने हैं। स्टैंडर्ड ने बोला कि आपने ये 3 चीज़ें अपने सवाल अपने आप से पूछने हैं कि आपका बिज़नेस मॉडल कौन-सा है? तो सर हमने कहा पूछ लिया, आगे बताएँ स्टैंडर्ड क्या करना है? उसने बोला अगर आपका बिज़नेस मॉडल हो होल्ड टू कलेक्ट, मतलब कि आपकी नियत हो कि मैंने इस ये जो बॉन्ड खरीदे हैं, इसको मैंने अपने पास रखना है और अगली कंपनी से सूद खाते रहना है। प्लस, प्लस एंड आपके जो कैश फ्लो हों, वो एसपीपीआई हों। सर ये एसपीपीआई क्या होते हैं? तो अभी सिर्फ़ ये सुन लो। तो वो कह रहा है कि आपने ना अमोर्टाइज़ कॉस्ट मॉडल यूज़ करना है। मैं सिर्फ़ अभी ये बता रहा हूँ कि कौन-सा मॉडल कब यूज़ करना है, ठीक है? तो वो मॉडल क्या करता है, कैसे करता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, तो बस आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। कि सर हमने पूछा अपने आप से पूछा, कंपनी ने अपने आप से पूछा कि हमने जो बॉन्ड खरीदे हैं, ये बॉन्ड किस नीयत से खरीदे हैं? हमारे अंदर से जवाब आया, कंपनी से जवाब आया, दिल से जवाब आया कि सर हमने इस नीयत से खरीदेंगे, दूसरी कंपनी से हम सूद खाते रहेंगे और हमारे कैश फ्लो भी एसपीपीआई है। एसपीपीआई का मतलब सोलली पेमेंट फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोलली पेमेंट फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोलली पेमेंट फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सोलली पेमेंट फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि सर दूसरी कंपनी से हमें सिर्फ और सिर्फ सूद मिलना है, सिर्फ और सिर्फ सूद मिलना है, सिर्फ और सिर्फ सूद मिलना है और प्रिंसिपल अमाउंट मिलनी है। यानी कि हमने अगर 1 लाख रुपए की बॉन्ड खरीदी हुई है तो हमें 1 लाख रुपया मिलेगा और प्लस उस 1 लाख की बॉन्ड के ऊपर सिर्फ सूद मिलना हो, तो इस सिचुएशन के अंदर आप अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल लगाओगे। हाँ सर, अगर वो सवाल में लिख के दे दे कि आपका जो कैश फ्लो है वो एसपीपीआई नहीं है, मतलब कि आपको प्रिंसिपल भी मिलना है, आपको अमाउंट इंटरेस्ट भी मिलना है, साथ कंपनी कह रही है कि ना हमारे थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया ना हमने, तो हम आपको थोड़ा से पैसे और दे देंगे, तो सर आपका जो कैश फ्लो है वो एसपीपीआई नहीं है, यानी कि वो सोलली पेमेंट सिर्फ प्रिंसिपल इंटरेस्ट की नहीं है, उसमें प्रॉफिट भी शामिल है। तो फिर क्या करेंगे हम? ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल कब लगेगा, कि जब बिजनेस की इंटेंशन क्या हो कि उसने होल्ड करना है, बेचना नहीं है, बिजनेस ने बेचना नहीं है, तो ऐसी ना बेचने वाली इन्वेस्टमेंट को कहते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने अपने पास संभाल के रखनी है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं वो, कि इस बॉन्ड को संभाल के रखेंगे और सूद खाते रहेंगे। तो जितनी भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और उनके अगर कैश फ्लो एसपीपीआई है यानी सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, तो उनके ऊपर हमने लगाना है अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। ठीक है सर। दूसरा, अगर हमारी इंटेंशन है सर होल्ड टू सेल, लालची लोग हैं हम, जैसे ही मार्केट में ऊपर जाएगा रेट हम बेच देंगे,
सर मार्केट में जैसे ऊपर जाएगा बेच देंगे, और हमारी इंटेंशन है कि हम बेच देंगे। हमारा बिजनेस मॉडल है होल्ड टू सेल, और हमारे जो कैश फ्लो है ना सर, वो एसपीपीआई होने चाहिए, वो एसपीपीआई हैं। अगर हमारी इंटेंशन है कि हम उसको बेच देंगे जब मार्केट में रेट ऊपर जाएगा, हम उसको बेच देंगे जब मार्केट में रेट ऊपर जाएगा, और हमारे कैश फ्लो अगर एसपीपीआई हैं, यानी सिर्फ हमें प्रिंसिपल मिलना है और सिर्फ इंटरेस्ट मिलना है, तो सर हम मॉडल लगाएंगे कौन सा, एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। सॉरी, हम यहाँ पे मॉडल लगाएंगे एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि हम सेल वाले को एंड में रख देते हैं ताकि वो सबसे लागू हो जाए। हमारा बिजनेस मॉडल है होल्ड टू सेल एंड कलेक्ट। कि हमारी नियत है कि हम बेच भी देंगे जब अच्छी कीमत मिली, और हमने हमने क्या किया सर, बेच भी देंगे जब अच्छी कीमत मिलेगी, और हम इसको क्या करेंगे, इसे इंटरेस्ट भी खाते रहेंगे, इसे इंटरेस्ट भी खाते रहेंगे, और जब अच्छी कीमत मिली तो बेच भी देंगे। और उसके साथ हमारे जो है ना कैश फ्लो एसपीपीआई है, इस केस में भी एसपीपीआई है। तो हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे सर, एफ वी टी ओ सी आई। कौन सा मॉडल यूज करेंगे सर, एफ वी टी ओ सी आई। और सर लास्ट वाला, ये हमारे पास स्टैंडर्ड गाइडेंस अवेलेबल है कि होल्ड टू सेल, कि आपने कब कौन सा मॉडल लगाना है। तो सर अगर हमारी नीयत है बेचने की, तो हम बहुत लालची लोग हैं, हमारी नीयत है बेचने की, बहुत लालची लोग हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कमाना है सर, सूद कमा, हमने सिर्फ और सिर्फ गेन कमाना है। तो सर हमारा कोई ऐसा माइंड ही नहीं है कि हम इसको लॉन्ग टर्म रखेंगे और बिजनेस को फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। हमारी कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी ये, तो हमारा ऐसी कोई नीयत नहीं है रेट ऊपर जाते ही हमने लालच करके इसको बेच देना है। तो आने वाला गेन क्या हम इसको ओसीआई में दिखाना चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है सर, हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना चाहिए। तो ये एफ ई टी पी एल पे रखेंगे हम। किस मॉडल पे रखेंगे सर, एफ ई टी पी एल पे। सर प्लस, अगर हमारा बिजनेस मॉडल होल्ड टू सेल हो, या यहाँ पे है और, ऊपर है एंड, दोनों में यहाँ है और, या फिर हमारे कैश फ्लो जो है ना वो एसपीपीआई ना हो, मतलब हमें सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ना मिल रहा हो, इसके अलावा भी कुछ मिल रहा हो, हमारे कैश फ्लो क्या है, वो एसपीपीआई नहीं है, हमारे कैश फ्लोज एसपीपीआई नहीं है। तो सर अगर मैं ये सारी बातों को आपके लिए रिपीट करूं एक समरी में, तो आपको यहाँ से देखते हैं कि सर हमारे पास फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है। तो हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं आपकी, आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज किए हुए या शेयर परचेज किए हुए, दो ही केसेस हैं, या आपने उसका डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है, या आपने उसका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है, या उसने आपने उसके बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, इन सिंपल वर्ड्स, या आपने शेयर खरीदे हुए हैं। तो अगर आपने डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा हुआ है, तो सर आपके पास स्टैंडर्ड कहता है 3 मॉडल अवेलेबल है कि आप अपने जो आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या लोन नोट्स या इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट की हुई है, उसको कैसे किन मॉडल्स पे रख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। या तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे रख लो, या एफ पीएल पे रख लो, या एफ ओसीआई पे रख लो। बाय डिफॉल्ट कैटेगरी इसकी है, ठीक है। और अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आइए आप एफ पीएल पे रख लो या एफ ओसीआई पे रख लो। तो सर हमने कहा कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट की हो बॉन्ड्स के अंदर, तो कब हमने अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल लगाना है, कब एफ मॉडल लगाना है, कब एफ ओसीआई मॉडल लगाना है। तो सबसे पहले कंपनी अपने आप से पूछ रहे हैं हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, यानी हमारी इंटेंशन क्या है सॉरी, क्या हमने होल्ड टू कलेक्ट करना है, यानी हमने सिर्फ इसलिए होल्ड किया है, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है कि हमने स्ट्रेटेजिक बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है कि हम सिर्फ सूद खाते रहेंगे। तो आप लोग सिर्फ सूद खाना चाहते हो, तो आप लोग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप लोगों को चाहिए कि आप कौन सा मॉडल लगाओ, अमोर्टाइज कॉस्ट प्लस। उसके साथ एक और कंडीशन है कि आपके कैश फ्लो एसपीपीआई होने चाहिए, आपको सिर्फ प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और सर अगर हमारा बिजनेस मॉडल है होल्ड टू सेल, कि हमने इसलिए रखा हुआ है अपने पास कि, इसलिए रखा हुआ है सर कि हमने इसको बेच देना है, हमने इसको बेच देना है। तो सर हम बहुत लालची लोग हैं, या अगर तो हमारे कैश फ्लोस ने लिख के बता दिया एसपीपीआई नहीं है, तो जब भी कैश फ्लो एसपीपीआई ना हो, तो वो डायरेक्टली कहाँ गिरेंगे, जाके सर एफईटीपीएल पे। तो एफईटीपीएल में कब आएंगे आपके इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, या तो आपके कैश फ्लो कभी भी एसपीपीआई ना हुए तो वो फौरन कहाँ चले जाएंगे, एफईटीपीएल में। या तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए होल्ड टू सेल की, ठीक है, तभी एफईटीपीएल पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये सर किस दिन सोचना है हमने, जिस दिन पहले दिन हम जिस दिन इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, बॉन्ड्स में खरीद रहे होंगे, उस दिन खड़े होकर हमने सोचना है। तो सर लास्ट बट नॉट लीस्ट,
होल्ड टू कलेक्ट, अगर हमारी नीयत है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल की, हम इंटरेस्ट भी खाएँगे और हम क्या करेंगे, बेच भी देंगे जब अच्छा रेट मिला। और हमारे कैश फ्लो क्या होने चाहिए, एसपीपीआई होने चाहिए। तो फिर हम किस मॉडल पे रख सकते हैं, एफईटी ओसीआई मॉडल पे। किस मॉडल पे रख सकते हैं सर, एफईटी ओसीआई मॉडल पे। तो सर अब हम ना इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे जाएँगे और फाइनेंशियल लायबिलिटी पे जाएँगे और इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट वाइज़ इसको वाइंड अप करते जाएँगे।